अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आजम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या फिर नहीं। सस्पेंस ताहाल बरकरार है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत हुई। पीटीआई वकील हामिद खान ने समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। मेरी अभी तैयारी नहीं है, वक्त दिया जाए, हामिद खान का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबी निशान तो कल अलॉट हो जाएंगे, फिर समाअत का क्या फ़ायदा। 3 दिन तक केस मुलतवी किया तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करना होगा। हम हफ्ते और इतवार को भी केस सुनने के लिए तैयार हैं। हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इलेक्शन केसेस सुन सकते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर हों। सबको मालूम है कि अब इलेक्शन के लिए वक्त कम है। पीटीआई वकील हामिद खान का इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर एतराज। उन्होंने कहा कि मुतासरा फरीक अपील कर सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं। क्या कोई जज भी अपने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकता है? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जज आला अदलिया के मातहत होता है। इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल आईनी इदारा है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किसी सीट पर मुकाबला नहीं हुआ। इलेक्शन कानूनी नहीं, इसलिए इंतखाबी निशान वापस लिया है। वकील इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। जबकि पीटीआई वकील ने जवाब दिया कि तमाम अहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना महज एक इत्तेफाक है। समाअत में 1:30 बजे तक का वक्फा कर दिया गया है। इस समाअत का अहवाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे तौसीफ अब्बासी से। तौसीफ, अपडेट कीजिएगा आज की समाअत का अहवाल। जी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का हुक्म दिया था, उसके खिलाफ जो अपील दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस पर इब्तदाई समाअत यहाँ पे जारी है और इब्तदाई समाअत का भी वक्फा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके वकील हामिद खान यहाँ पे पेश हुए हैं, जबकि लाहौर से उनके वकील भी वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पे पेश हुए हैं। इब्तदाई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो हक दावा है वो दुरुस्त नहीं है और वो इस चीज़ पर दलाइल देंगे कि आया ये जो अपील जो है ये काबिल समाअत भी है या नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे उनको मौका दिया। उन्हें कहा जी क्या बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एतराज़ लगाया गया है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो दुरुस्त नहीं थे। और ये भी पूछा गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर किया गया था वो भी दुरुस्त नहीं था। जिस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं हामिद खान जो वकील थे उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। हमारी तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तैनात थे और जो हमारी यहाँ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो सारे जो है बिला मुकाबला सेलेक्ट हो गए थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हैरत का इज़हार किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी पूछा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये देखने में आया है कि टिकट्स के लिए लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और आपके यहाँ जो है वो बिला मुकाबला सारे मुल्क से जो है आपके उम्मीदवार जो है वो सिलेक्ट हो गए। ये कैसे मुमकिन था। एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये भी ऑब्जर्वेशन जजेस की तरफ से दी गई कि जब पीटीआई के कौंसिल की तरफ से कहा गया कि तौसीफ अब्बासी आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने केस की समाअत की। काजी अनवर एडवोकेट और शाह फैसल इलियास एडवोकेट अदालत में पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म दिया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, काफ लीग ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान कर दिया है। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत काफ लीग के हंगामी इजलास में ये फैसला सामने आया है। चौधरी शुजात ने कहा कि हमारे दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। अब नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी न्यूज़ मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, अंदरूनी कहानी क्या है आखिर? जी बिल्कुल, काफ लीग की जानिब से डिमांड की गई थी 3 कौमी और 8 के करीब सूबाई हलकों की, ताहम जो नून लीग की जानिब से टिकटें जारी की गई हैं उसमें इन्होंने गुजरात का हलका NA 64 और PP 31-32 हाली रखा। ताहम उस सिलसिले में
दूसरे हलकों में नून लीग ने अपने टिकट होल्डर्स को टिकट अलाट कर दी, जिस पर काफ लीग का हंगामी इजलास हुआ है और उनका ये कहना है कि हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई, लिहाजा अब हम किसी किस्म की नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और जो साबिक वफाकी वजीर हैं चौधरी सालिक हुसैन, उनका ये कहना है कि वो अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। अगर नून लीग उनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार लाना चाहती है तो वो डटकर मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन का कहना था, जो सरबराह काफ लीग है, कि उन्होंने हमेशा एक मुस्बत किरदार अदा किया है और सियासी तौर पर उन्होंने वही फैसले किए हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होते हैं। ताहम ये जो हंगामी इजलास है और जो फैसला किया गया है वो एक ऐसे मौके पर किया गया है कि आज लास्ट रोज है अपने अपने आरओज को टिकट जमा करवाने का, तो दूसरी जानिब काफी की जानिब से अब ये ऐलान कर दिया गया है। जो अंदरूनी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जहां तक गुजरात का मामला है तो नून लीग वहां पर ख्वाहिशमंद थी कि चौधरी सालिक और चौधरी शाफे हुसैन नून लीग की टिकट पर आ जाए और वहां से इंतखाब लड़े, लेकिन जो काफ लीग है, जो सरबराह काफ लीग है चौधरी शुजात हुसैन, उनकी जानिब से यही फैसला किया गया था कि हम अपनी जो पार्टी की हैसियत है वो बरकरार रखेंगे और काफ लीग का जो इंतखाबी निशान है ट्रैक्टर, इस पर ही इंतखाब लड़ेंगे। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर पंजाब जो चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी है चौधरी सरवर, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे, उनको लेकर भी कुछ मामलात चल रहे थे। तो इतलात ये है कि एक फैक्टर वो भी हो सकता है। ताहम अब जो बड़ा फैक्टर है वो गुजरात से है कि चौधरी सालिक हुसैन और जो उनके भाई हैं चौधरी शाफे हुसैन, उन्होंने अपने वालिद चौधरी शुजात। ठीक है मोहसिन बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए। और नून लीग के लिए लाहौर में टिकटों की तकसीम एक इम्तिहान बन गई है। अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया जा सका। एनए 121 से 2 सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर उम्मीदवार हैं, जबकि दोनों रहनुमाओं ने हल्के में इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि नून लीग के लिए लाहौर में टिकटों की तकसीम एक इम्तिहान बन गई है। अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया जा सका है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकास गौरी। जी वकास। जी, मुस्लिम लीग नून के कायदीन के लिए लाहौर की टिकटों की जो तकसीम है वो इम्तिहान बन चुकी है। नून लीग अब तक के 9 डिवीजन समेत बलूचिस्तान के लिए टिकट होल्डर्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। गुज़िश्ता रात जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो टिकट की फहरिस्त का इंतजार करते रहे, लेकिन फहरिस्त जो है वो सागदार की जानिब से जारी नहीं की गई। आज इम्कान है लाहौर के 3 से 4 कौमी असम्बली के हलकों में मसाइल हैं। हल्का एनए 121 से सरदार अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर दोनों ही अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के बाज रहनुमाओं ने टिकट न मिलने पर आज़ाद इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर रखा है। इसलिए नून लीग जो है अभी तक मुशावरत कर रही है। गुज़िश्ता दिनों भी जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। अब आज देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर से टिकट होल्डर्स के नामों का ऐलान करती है, तो उसके बाद क्या रिएक्शन जो है वो सामने आता है। ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। और 2 रोज के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस इस्तीफा दे गए हैं। मुज़ाहिर अली नकवी के बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, जबकि एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर तरीन जज थे। उन्होंने रवां साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर होने से जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन से 1 रोज पहले मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा दिया था, जो कि मंजूर भी हो गया था। जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज हो रहा है, जिसमें मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको कि 2 रोज के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम जजेस ने इस्तीफा दे दिया है। मुज़ाहिर अली नकवी के बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, जबकि एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर तरीन जज थे। उन्होंने रवां साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था।
اور پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور سمیت وسطی پنجاب کی قومی اور پنجاب اسمبلی کی ٹکٹوں کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں مائرہ ہاشمی سے۔ جی مائرہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور سمیت وسطی پنجاب کی قومی اور پنجاب اسمبلی کی ٹکٹوں کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے۔ این اے 117 سے سید آصف ہاشمی اور این اے 118 شاہد عباس، این اے 119 افتخار شاہد، این اے منیر احمد جو ہے وہ این اے 121 سے جو ہے وہ نامزد کیے گئے ہیں، اور این اے 122 چودھری عاطف رفیق، جبکہ این اے 127 رانا ضیاء الحق جو ہے وہ امیدوار ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ پی پیز کا بھی پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ جو ہے وہ بھی جاری کر دیے گیا ہے، اور پی پی 145 سے رانا فقیر حسین، پی پی 146 سے جو ہے وہ عمر صدیق، جبکہ پی پی 147 عامر نصیر بٹ اور پی پی 148 خواجہ عبد الرحمان جو ہے وہ نامزد کیے گئے ہیں، اور پی پی 149 سے جو ہے وہ مرزا محمد ادریس، جبکہ پی پی 150 سے وقاص احمد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹھیک ہے امیدوار۔ مائرہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب نون لیگ نے انتخابی جلسوں کے شیڈول کو حتمی شکل دے ڈالی ہے۔ مریم نواز 15 جنوری کو اوکاڑا میں پہلے جلسے سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گی۔ 19 جنوری کو خانیوال، 23 جنوری کو مری، 25 جنوری کو پشاور اور حویلیاں، جبکہ 28 جنوری کو کراچی میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف 20 جنوری کو لیا میں جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، 22 جنوری کو مانسہرہ، 24 جنوری کو ننکانہ، 26 جنوری کو وہاڑی میں جلسہ کیا جائے گا، جبکہ نواز شریف 28 جنوری کو کراچی میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ 30 جنوری کو جنوبی پنجاب کے ضلع بہاولپور میں نواز شریف کا جلسہ شیڈیولڈ ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی مختلف علاقوں میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ بریک کے بعد یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کراچی سے، جہاں پر نئے سال کی سب سے بڑی ڈکیتی ہوئی ہے۔ کورنگی مہران ٹاؤن کے قریب موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو تاجر سے 80 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تاجر جہانزیب قریشی بینک سے رقم لے کر نکلا تھا، جبکہ ملزمان نے تعاقب کے بعد رقم چھین لی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی سے، جہاں پر نئے سال کی سب سے بڑی ڈکیتی ہوئی ہے۔ اس ڈکیتی کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، عبید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبید۔ جی بالکل، سال 2024 میں ڈکیتی کی سب سے بڑی واردات سامنے آئی ہے۔ کورنگی مہران ٹاؤن کے قریب موٹر سائیکل سوار 2 مسلح ملزمان نے 80 لاکھ روپے لوٹ لیے ہیں۔ تاجر جہانزیب قریشی بینک سے رقم لے کر نکلا تھا کہ ملزمان نے اس کا تعاقب کرنے کے بعد رقم چھینی۔ کورنگی پولیس نے ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے بینک اور اس کے اطراف میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے، لیکن ملزمان تاحال گرفت میں نہیں آ سکے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ واردات میں ملوث ایک ملزم کی شناخت کر لی گئی ہے، تاہم اس کی گرفتاری بھی ابھی عمل میں نہیں آئی ہے۔ پولیس نے ایک خاص ٹیم تشکیل دے دی ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے۔ جی ٹھیک ہے عبید، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی قسط کی منظوری دے دی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونے اور اقتصادی ترقی میں بہتری کی پیشگوئی بھی کرتی ہے، جبکہ پاکستان کو اصلاحات کا عمل جاری رکھنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے اشفاق مغل کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی دوسری قسط کی منظوری دے دی۔ یہ رقم آئندہ چند دنوں میں پاکستان کو منتقل کر دی جائے گی۔ آئی ایم ایف اعلامیے میں کہا گیا ہے پاکستان کو حکومتی کمپنیوں میں اصلاحات، گورننس بہتر بنانے اور کرپشن کے خلاف کام کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے لیول پلینگ فیلڈ، کاروباری ماحول میں بہتری اور غریب طبقے کو بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے تحفظ یقینی بنانا بھی ضروری ہے۔ آئی ایم ایف نے تسلیم کیا کہ حکومت نے حال ہی میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا غیر معمولی فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ بجلی اور گیس کے شعبوں کو استحکام دینے کے لیے توانائی کی قیمتوں میں بروقت رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ معاشی سرگرمیاں بحالی کی جانب گامزن ہیں۔ حکومت کی نان فائلرز اور کم ٹیکس دینے والے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے بھی کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ اشفاق مغل، نیو نیوز، اسلام آباد۔ اہل سخن کے لیے الحمرا آرٹ سینٹر میں مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ نامور شعراء کرام نے اپنے کلام پیش کیے، جبکہ شائقین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مشاعرے کا احوال جانتے ہیں مروہ انصر چوہدری سے۔ لاہور الحمرا آرٹ سینٹر میں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں کہ عنوان سے مشاعرے کی تقریب۔ وفاقی مشیر، سیاست نامور شاعر وسیع شاہ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے اور اپنا کلام بھی سنایا۔ کوئی پوچھے تو کہا کرتی ہے وہ کون وسیع جس نے آنچل میرے شعروں سے سجایا ہوا ہے۔
मुशायरे की सदारत अब्बास ताबिश और निजामत सुहेब सदीकी ने की। नामवर शुहरा कराम ने अपने कलाम सुनाए। हमने चुप रह के जो एक साथ बिताया हुआ है, वो जमाना मेरी आवाज में आया हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।